हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज़ के एक चैप्टर राष्ट्रीय हित के बारे में बात करेंगे, यानी नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आधारभूत धारणा है। राष्ट्र सदैव अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को पूरा करने में संलग्न रहते हैं। प्रत्येक राज्य की विदेश नीति इसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाई जाती है। प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय हित के आधार पर ही अपने अच्छे बुरे कार्यों को उचित ठहराने का प्रयत्न करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय हित किसी राज्य के व्यवहार का निर्धारक भी है, क्योंकि राज्य का अल्पकालिक या दीर्घकालिक लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति और उनमें वृद्धि करना होता है। सिंपल सा मतलब है नेशनल, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट की। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की बात करें तो इंडिया ऐसी फॉरेन पॉलिसी अपनाएगा या दूसरी कंट्रीज़ के साथ ऐसी चीज़ों पर डील करेगा जिसमें इंडिया का खुद का इंटरेस्ट हो, या फिर इंडिया ने अपने इंटरेस्ट में कोई काम किया है, वो अच्छा है या बुरा, तो उसका उचित ठहराने का प्रयत्न करेगा। क्योंकि हमें हमारा इंटरेस्ट है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी फॉरेन पॉलिसी को चलाना है। तो चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें उसे उचित ठहराना ही होता है। क्योंकि हमें, जैसे बोलते हैं ना, इंटरेस्ट या तो हो सकता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हो हमारा, यानी बहुत नज़दीक, या फिर हम बहुत दूर का इंटरेस्ट सोच के चलें कि भाई इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा काफ़ी आने वाले सालों में। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हो चाहे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो, दीर्घकालीन हो अल्पकालीन हो, हम हमारा जो विदेश नीति है या फिर दूसरे राज्यों के साथ डील करते हैं या फिर कोई भी हमारी पॉलिसी बनती है, तो वो सब क्या होता है, हमारे राष्ट्रीय हित को देखते हुए बनती है। वैसा थोड़ी होता है कि हम फॉरेन पॉलिसी के साथ दूसरे राष्ट्र का हित देख के बनाएंगे, या फिर ये देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम चाइना से डील कर रहे हैं तो हम ऐसा देखेंगे कि चाइना को किससे फ़ायदा हो रहा है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ से पूरा हो रहा है, हमें किस चीज़ में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट गेन होता है, वही फॉरेन पॉलिसी हम अपनाएंगे। तो यही इनका मतलब है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित एक अस्पष्ट और भ्रामक धारणा है, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा नीति निर्माताओं ने इसका प्रयोग सदैव अपनी आवश्यकता अनुरूप अपने कार्यों को वैध ठहराने के लिए किया है। जैसे एक डेफिनेशन देखते हैं राष्ट्रीय हित की। कुछ बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग राष्ट्रीय हित की डेफिनेशंस दी हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक थिंकर हैं चार्ल्स लर्श। इन्होंने कहा, राष्ट्रीय हित साधारण, दीर्घकालीन तथा निरंतर बना रहने वाला उद्देश्य है, जिसे राष्ट्र, राज्य और सरकार सभी पूरा करने में लगे रहते हैं। सिंपल सा है, जो अभी तक हमने समझा वही इन्होंने डेफिनेशन के रूप में बोला है। अब आप देखते हैं वीवी डाइक की डेफिनेशन। इन्होंने कहा, राष्ट्रीय हित वह है जिसे राज्य पारस्परिक संबंधों में प्राप्त तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं। मतलब कि जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनमें वो प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर हमने राष्ट्रीय हित हमारा अचीव कर लिया तो हम उसे सुरक्षित भी रखना चाहते हैं। अगले थिंकर हैं मार्गेनथाउ। इन्होंने कहा, राष्ट्रीय हित का सीधा अर्थ है उत्तरजीविता, अर्थात दूसरे देशों द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध अपनी भौतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता को सुरक्षित रखना। तो इन्होंने अपनी थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है, बाकी क्रक्स अगर देखें तो वही है कि अपनी भौतिक है, सांस्कृतिक है, अपनी राजनीतिक विशिष्टता है, मतलब कि जो हमारे विशिष्ट चीज़ें हैं उनको सुरक्षित रखना। अब देखते हैं राष्ट्रीय हित के तत्व क्या क्या हैं। उन राष्ट्रीय हितों का जिन्हें एक राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है, दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला, आवश्यक राष्ट्रहित या फिर अनिवार्य, नेसेसरी। दूसरा, परिवर्तनशील या गैर अनिवार्य हित। राष्ट्रीय हित के अनिवार्य तत्व वे हैं जिनके साथ कोई राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता। मार्गेनथाउ के अनुसार ये 3 प्रकार के हैं। पहला, भौतिक विशिष्टता। दूसरा, राजनीतिक विशिष्टता। तीसरा, सांस्कृतिक विशिष्टता। भौतिक विशिष्टता का अर्थ है अपने राज्य सीमाओं की पहचान बनाए रखने तथा राष्ट्र की भूमि को एक बनाए रखने से है। जबकि अब भौतिक मतलब हम 3 प्रकार की विशिष्टताओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आवश्यक या फिर अनिवार्य हित कौन से होते हैं, कि ऐसे हित जो बहुत हमारे लिए नेसेसरी हैं या फिर बहुत अनिवार्य हैं, जिन्हें हम भूल नहीं सकते या छोड़ नहीं सकते। तो ये वर्गीकरण जो है मार्गेनथाउ के अकॉर्डिंग है। तो अनिवार्य में उन्होंने 3 बताए। पहला मैंने क्या कहा, भौतिक। दूसरा,
राजनीतिक व तीसरा सांस्कृतिक। भौतिक में क्या होता है, हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। जैसे अपनी कोई भी राज्य है, जैसे हमारी इंडिया की ये सीमा है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा इंडिया इस सीमा से हम कम करें, बढ़ाना चाह सकते हैं कि बढ़े। जैसे अभी फ़िलहाल हमारा जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है, जिसको हम POK बोलते हैं। तो उसके लिए लड़ाई होती रहती है और हम अभी भी वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते, हम हमारा हिस्सा मानते हैं, जबकि पाकिस्तान ने उस पर अतिक्रमण कर रखा है। तो अपना जो राज्य है वो कोई भी सीमा दूसरे राज्य को नहीं देना चाहता। कोई भी राज्य अपनी सीमा किसी भी और राज्य को नहीं सौंपना चाहता, अपनी सीमाओं को बनाए रखना चाहता है, अपनी भूमि को बनाए रखना चाहता है। राजनीतिक विशिष्टता के अंतर्गत वर्तमान राजनीतिक आर्थिक प्रणाली को बनाए रखने से है। भाई हर देश ये चाहते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है, तो कोई कंट्री ये नहीं चाहेगा कि गवर्नमेंट हट जाए या फिर विद्रोह हो जाए, सैनिक विद्रोह जैसे हम नाम सुनते हैं, मिलिट्री को कई कंट्रीज़ में हो जाता है कि जो मिलिट्री होती है वो गवर्नमेंट को अपदस्थ करके हटा कर खुद वहाँ पर राज करने लग जाती है। तो ये अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है एक तरह से। तो कोई राज्य ये नहीं चाहता कि हमारे अनस्टेबल गवर्नमेंट हो, ठीक है। और सांस्कृतिक विशिष्टता का मतलब है कि ऐतिहासिक मूल्य हैं जो किसी राष्ट्र के, वो अपनी सांस्कृतिक परंपरा के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। जैसे इंडिया की स्पेसिफिक कल्चर है, दूसरे कंट्रीज से अलग है हमारी कल्चर, तो हम अपने सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनको बनाए रखना चाहते हैं। तो ये होती हैं अनिवार्य हित। इसके अलावा सुरक्षा राष्ट्र हित का अनिवार्य तत्व है। भाई कोई राष्ट्र थोड़ी चाहेगा कि हमारी सिक्योरिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए ही करता है। इसलिए सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय हित का अनिवार्य तत्व है। राष्ट्रीय हित के गैर अनिवार्य तत्व वे हैं जो या तो परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं या अनिवार्य तत्वों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ये कई कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं, जिसमें निर्णय निर्माण, जनमत, दलीय राजनीति, सामूहिक गतिविधियाँ आदि आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय हितों के प्रकार या वर्गीकरण। T.W. रॉबिन्सन एक थिंकर हैं, एक IR के थिंकर हैं। इन्होंने राष्ट्रीय हितों का 6 भागों में वर्गीकरण किया है। पहला इन्होंने कहा प्राथमिक हित। ये हित हैं जिन पे कोई राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत राज्य अपनी सीमाओं, भूभाग की सुरक्षा, अखंडता, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखना चाहता है। राष्ट्र को किसी भी कीमत पर इनकी सुरक्षा करनी है। प्राथमिक मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके लिए कोई समझौता राष्ट्र नहीं कर सकता। दूसरे होते हैं सेकेंडरी या फिर द्वितीयक हित। ये चाहे प्राथमिक हितों से कम महत्वपूर्ण हो, परंतु राष्ट्र के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। विदेशों में बसे नागरिकों की सुरक्षा और कूटनीतिक स्टाफ को सुविधाएं देना आदि द्वितीयक हितों में आते हैं। तीसरा स्थायी हित। ये राज्य के दीर्घकालीन अपरिवर्तनीय हित हैं। इनमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं। अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखना तथा समुद्र में जहाजरानी की स्वतंत्रता आदि इसमें शामिल हैं। तो स्थायी हित मतलब जो बहुत लॉन्ग टर्म के हों, अपरिवर्तनीय हों, जिनमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे हों, जैसे अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखना, समुद्र में जहाजरानी की स्वतंत्रता, ये सब। चौथा परिवर्तनशील हित। ऐसे हित जो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। ये समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप बदल सकते हैं। जैसे भारत निशस्त्रीकरण का पक्षधर है, लेकिन राष्ट्रीय हित में हमने परमाणु परीक्षण किया, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते थे कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हम शांतिपूर्ण तरीक़ों से हमने परमाणु परीक्षण किया। जबकि हमारी पॉलिसी है कि हम कभी भी पहले किसी भी कंट्री पे वॉर नहीं करेंगे। निशस्त्रीकरण होना चाहिए, सारे परमाणु हथियार हैं वो हटाए जाने चाहिए वर्ल्ड से। लेकिन हमें राष्ट्रीय हित में परमाणु परीक्षण करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि सारी सुपर पावर्स के पास परमाणु परीक्षण आ गया था, परमाणु हथियार आ गए थे। इसलिए हमने उनको ये दिखाया था कि भाई भारत भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन हमने कभी भी उसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहा, ना कभी किया। तो ये हित होते हैं परिवर्तनशील हित, कि भाई हम चाहें तो ना, लेकिन समय के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप हमें वो काम करें या फिर वो हमारा हित बन जाए। फिर होते हैं सामान्य हित। ये सकारात्मक हित हैं जो बहुत से राष्ट्रों पर लागू होते हैं। अर्थव्यवस्था, व्यापार, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था, निशस्त्रीकरण आदि। छठा है विशिष्ट हित। विशिष्ट हित मतलब सामान्य हित की वृद्धि से उत्पन्न होते हैं और इन्हें समय के अनुसार परिभाषित किया जाता है।
तीसरे विश्व के राष्ट्रों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करना राष्ट्रों का विशिष्ट हित है। मतलब कि उनको लगा कि भाई ये कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे उन्होंने एक नई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की हम बात करें तो उन्होंने नई आर्थिक अर्थव्यवस्था की मांग की थी कि नई अर्थव्यवस्था आनी चाहिए सब, क्योंकि उनको ये लग रहा था जो सुपर पावर्स थी वो उनका इकोनॉमिकली शोषण कर रहे थे, तो उनका एक विशिष्ट हित बन गया था ये मांग करना। तो ये 6 प्रकार के हित इन्होंने बताए हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय हित में वृद्धि के साधन। अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना प्रत्येक राष्ट्र का प्रथम अधिकार है। राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए सदैव कार्यशील रहते हैं और इसके कई साधन हैं। कूटनीति, प्रचार, आर्थिक सहायता, संधि या अपीड़क साधन। कूटनीति राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का सर्वमान्य साधन है। इसके द्वारा एक देश की विदेश नीति दूसरे देश को पहुंचती है तथा विदेश नीति के परिभाषित हितों को कूटनीति द्वारा प्राप्त किया जाता है। कूटनीतिज्ञ वार्ता, अनुनय, पुरस्कार और धमकी के द्वारा राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रचार दूसरा, पहला हमने देखा वृद्धि करने का साधन है कूटनीति, दूसरा प्रचार। प्रचार भी राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। प्रचार दूसरों को अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को वैधता देने की कला है। दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता है ताकि वह मान ले कि ये लक्ष्य अनिवार्य हैं। संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव ने इस प्रक्रिया को आसान बनाया है। तीसरा आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता देना, ऋण देना धनी देशों द्वारा अपने हितों को प्राप्त करने का एक इम्पोर्टेंट साधन है, या फिर कहो कि बहुत ज़्यादा प्रयोग में इसको किया जाता है। इस आधार पर धनी देश हैं वो गरीब देश के संसाधनों आदि का उपभोग करते हैं। आर्थिक साधन राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के प्रमुख साधन हैं। अगला संधि। संधि या गठबंधन अपने साझे हितों को प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होती है। यह अधिकतर समान तथा पूरक हितों को प्राप्त करने में प्रयुक्त होती है। ये संधि या समझौते प्रकृति में सैन्य भी हो सकते हैं और आर्थिक भी हो सकते हैं, जैसे नाटो, आसियान। फिर अगले है अवपीड़क साधन। अवपीड़क साधन भी राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का प्रचलित नियम है। राष्ट्र अपने हितों की प्राप्ति हेतु शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत अवरोध, बहिष्कार, प्रतिशोध, जवाबी कार्रवाई आदि आते हैं और इसके अलावा युद्ध भी एक साधन है। राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए सभी साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अवपीड़क साधनों के स्थान पर शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। भी अवपीड़क साधन वो होते हैं जो हमें एट लास्ट रिसोर्ट यूज़ करने चाहिए, क्योंकि इसमें बहिष्कार, प्रतिशोध, जवाबी कार्रवाई, युद्ध आदि टाइप की चीज़ें आती हैं जो शांतिपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले हमें कूटनीति, प्रचार, आर्थिक सहायता, संधि इनका सहायता लेकर अपनी राष्ट्रीय हितों में वृद्धि की जानी चाहिए। तो ये था राष्ट्रीय हित।